सो दोस्तों बात करेंगे आज, क्या केविन ओवेंस की इंजरी है सच में रियल? शार्लेट फ्लेयर को क्या रिप्लाई दिया लुडविग काइजर ने उनके अनस्क्रिप्टेड प्रोमो के लिए? वही ब्रॉक लेसनर और जेरिको के रिटर्न पे आई कुछ अपडेट्स। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस की इंजरी के बारे में। सो फाइनल अपडेट यही निकल के आई है कि केविन ओवेंस सच में इंजर्ड है और उनकी इंजरी इतनी बड़ी है कि साल 2 साल नहीं पूरा करियर भी खत्म हो सकता है और सब कुछ डिपेंड करने वाले उनकी सर्जरी पे। सो काफी सैड न्यूज है ये, क्योंकि बंदा काफी अंडररेटेड खिलाड़ी रहा है। प्रोमो कट जिस लेवल का करता था बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंप्रेस थे। वही इंजरी के अपडेट देने के बाद जब वो जा रहे थे तब उनसे एक फैन बोल देता है, जो भी हो रहेगा तू गंदी। गजब बेइज्जती है। जब केविन ओवेंस इस बात को सुनते हैं तो उनकी उनसे बहस हो जाती है। भाई मैट रिडल जिन्होंने WWE छोड़ दी है, उन्होंने रिसेंटली केविन ओवेंस के ऊपर एक बात कही है। उनका कहना है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ काम करना WWE में सबसे मुश्किल है। इसके बारे में केविन ओवेंस बताते हैं कि मैट रिडल का हो सकता है ये ओपिनियन हो, लेकिन बैक स्टेज आप किसी से भी पूछ लें सबसे ज्यादा पसंद हम दोनों को ही किया जाता है। वहीं रही बात रिडल की, तो उनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई अपना करियर WWE में बड़ा बनाने के लिए, लेकिन गांजा फूकने के चक्कर में उन्होंने सब गवा दिया। फिर दोस्तों जो मैंने आपको स्मैकडाउन वाली वीडियो में भी बताया था कि टिफनी और शार्लेट के बीच में जो प्रोमो कट हुआ था वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड लग रहा था, तो दोस्तों एक्चुअली में भी ऐसा ही हुआ। शार्लेट फ्लेयर जिनको तो जाना ही जाता है अनस्क्रिप्टेड होने के लिए और बिलो द बेल्ट जाने के लिए, जब वो टिफनी के ऊपर बिलो द बेल्ट जाती है तो टिफनी का रिप्लाई काफी सैवेज था। ये वाली लाइन मैंने अपने स्मैकडाउन के वीडियो में नहीं बताई थी, लेकिन टिफनी बोलती है कि तेरे 3 बार डाइवोर्स हो चुके हैं तो तू 3-0 तो हो चुकी है। वही शार्लेट फ्लेयर भी टिफनी के जाते जाते हुए बोल देती है कि लुडविग काइजर उनके डीएम में पड़े हैं, लेकिन टिफनी आर्गुमेंट नहीं करती और कोई बड़ी आर्गुमेंट ना हो जाए इसलिए वहां से चली जाती हैं। मगर इसके ऊपर लुडविग काइजर का रिप्लाई बहुत सैवेज आया है। लुडविग काइजर बोलते हैं कि Do not flatter yourself. कि मैडम आप कोई इतनी भी बड़ी हूर की परी नहीं हो कि मैं आपको डीएम करूंगा। वहीं रोमन सीएम पंक और सेथ के प्रोमो के बाद पॉल हेमन की भी एक वीडियो निकल के आई है, जहां वो रोमन के पीछे पीछे तो जा रहे हैं लेकिन वही खुद कंफ्यूज है कि इनके साथ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। खैर ये चीज तो बाद में पता लगेगी, लेकिन ये जो फेवर पता लगा है इसका क्या करें? मतलब 100 चीजें इमेजिन करी जा सकती है, उसमें से जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस होगा वो चीज WWE ने कर दी। अब मुझे लगता है कि ट्रिपल एच को कहानी के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना ये मैच किसी काम का नहीं रहेगा और फैंस इस स्टोरी लाइन से बिल्कुल कट जाएंगे। वहीं ब्रॉक लेसनर जिनके रिटर्न का मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कई भाइयों को इंतजार रहता है, वो अपने एक फैन से मिलते हैं और वो फैन उनसे पूछता है कि आप WWE में कब रिटर्न करोगे। इस पे ब्रॉक लेसनर का रिप्लाई ये था कि अब वो कभी रिटर्न नहीं करेंगे और उनका रिटायरमेंट हो चुका है। सो मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर के मूड के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो अभी उनका कोई मूड नहीं है, प्लस उनको पैसों की जरूरत नहीं है तो वो नहीं आ रहे, जब उनको पैसों की जरूरत होगी तो आ जाएंगे। वही जेड कारगिल और नियोमी की स्टोरी को लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि WWE वालों ने टाइटल मैच से भड़के और नंगापंथी से आगे निकल के WWE की वुमेन्स को कुछ दिया है। वुमेन्स डिवीजन में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टोरी लाइन को इतना बिल्ड किया जाए कि रेसलमेनिया में जाके उसका मैच हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ विदाउट अ टाइटल। दोनों बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर जेड कारगिल कोई वॉच नहीं करती तो ये फाइट बहुत अच्छी होने वाली है। वहीं कोडी रोड्स भी अपने रिसेंट इंटरव्यूज में रॉक के ऊपर ये बात बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि रॉक के भी 2 मैचेस ड्यू हैं WWE में, एक मैच तो उनके साथ और एक मैच रोमन के साथ। हालांकि रॉक की इतनी एज हो चुकी है तो वो 2 मैचेस डिलीवर कर पाए ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोडी के साथ मैच हो जाए ये चीज पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि रॉक कोडी को बैक स्टेज बहुत पसंद करते हैं। रॉक WWE के ओनर है और उनको कोडी रोड्स ही सबसे बड़े स्टार लगते हैं WWE में, इसीलिए दोस्तों WWE में कोडी रोड्स इतने बड़े स्टार बने हुए हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट समर स्लैम या रेसलमेनिया के अंदर रॉक वर्सेस कोडी हमको देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों क्रिस जेरिको WWE में अगर टैलेंटेड ऑलराउंडर्स की बात करें तो उसमें ये टॉप 3 में आते हैं। वो भी WWE के बारे में मार्केट में अच्छी बात करते नजर आ रहे हैं। हम सबको पता है कि वो AEW में चले गए थे, लेकिन वो विंस मैकमैन के साथ फिर भी कनेक्टेड थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो रेगुलरली विंस मैकमैन से बात भी किया करते थे। तो रिसेंटली उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में भी बताया WWE में। वो कहते हैं कि ये होना तो पॉसिबल है, लेकिन ये कब होगा ये नहीं पता, सब कुछ डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन पे। क्रिस जेरिको ये भी बताते हैं कि वो अपने करियर में हमेशा से ही कुछ नया ट्राई करते रहे हैं और चेंजेस करने में उनको कभी भी परेशानी नहीं होती। हालांकि क्रिस जेरिको अभी तक हॉल ऑफ फेम में ऐड नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि जॉन सीना की तरह उनको भी एक अच्छा रिटायरमेंट टूर मिल जाए। मैनू विदा करो। अब आते हैं दोस्तों आपके कमेंट्स पे। वी सिंगल बोलते हैं मालिक आ गया तोमर साहब, इतना तो बंदी का इंतजार नहीं किया जाता जितना आपका करते हैं। नहीं करना, बंदी का इंतजार कभी मत करना, ऐसे बनना कि 4 लड़कियां तुम्हारा इंतजार करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कासिम खान की तरफ से, मालिक वो अगर नेटफ्लिक्स का गिव अवे मिल जाता तो ले ले भाई, तू ले ले, यहाँ पे आईडी मेंशन कर दिए, डीएम करो और अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ले लो। So many storylines are missing this time. Like you said, Andrade, Shinsuke,
Logan versus AJ is not even considerable. Mid-card bookings are not great this time, but John Cena will win championship. And with time, new storylines will open for WWE before Cena retires. Maybe Cody or Roman might ask for a rematch. Just my opinion. Hundreds of possibilities are possible. अबे इसमें क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन तो पूछो। बात सही है वैसे। BB Plus बोल रहे हैं भाई नेटफ्लिक्स के अलावा WWE और किधर देखा जा सकता है? मैनू विदा करो। सायोनारा।